नमस्कार, मैं हूं ऋषि। दिन भर में ढेरों खबरें आप देखते होंगे। कई मानस में व्यवस्थ हो जाती होंगी, कई सिर्फ मस्तिष्क से टकराकर लौट जाती होंगी। कुछ के मायने आपको फौरन समझ आ जाते होंगे, कुछ के निहितार्थ तत्काल आपको समझ में नहीं भी आते होंगे। आपकी सहूलियत के लिए बीएसटीवी लेकर आया है दिन भर की प्रमुख खबरों का निचोड़। खबर क्या है, क्यों है, इसका मूल मंतव्य क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, यह सारा विश्लेषण आपको सिर्फ आधे घंटे में देखने को मिलेगा। इसे देखिए तो आपकी दिन की बड़ी खबरों की सारी जिज्ञासाएं यूं ही शांत हो जाएंगी। हर दिन इसी वक्त आपके लिए हम लेकर आते हैं खबरों का बेहतरीन विश्लेषण, ताकि आप भी कह सकें कि खबर तो ये है। और चलिए शुरुआत करते हैं आपको बताने के साथ कि आज किन किन खबरों पर हम बात करेंगे। तो दो ही खबरें हैं जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है और इन खबरों के 360 डिग्री एंगल पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे हरियाणा चुनाव के साइड इफेक्ट्स की। ये सुनने में जरूर थोड़ा लग सकता है, साइड इफेक्ट चूंकि एक नेगेटिव टर्म में यूज किया जाने वाला शब्द है, लेकिन 360 डिग्री एंगल को जब हम देखते हैं तो हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस, बीजेपी कैसे अपने आप को देख रहे हैं, क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, प्लस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए हैं यहां पर, और कैसे बयानबाजियां हुई और कैसे अलग अलग राजनीतिक पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं, ये सब कुछ होगा इस खबर के अंदर। दूसरी जो खबर है उसका हम यहां पर अब जिक्र करेंगे। तो इंदौर में सफाई का नया तौर, क्या नया तरीका इंदौर में अपनाया जा रहा है। इंदौर सफाई के मामले में देश का नंबर 1 शहर, और अब इस नंबर 1 की पोजीशन पर बने रहने के लिए इंदौर में क्या नया तौर तरीका, कैसे नई चीजें यहां पर लाई जा रही हैं, उन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज जिस पर हम बार बार बात कर रहे हैं वो ये कि मोदी मैजिक बरकरार है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों से जो एक बड़ी बात निकलकर सामने आई वो यही है। 2014 से देश में शुरू हुई मोदी लहर कहें या फिर मैजिक अब भी बरकरार है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यह हरियाणा के चुनाव ने साबित कर दिया है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में इसमें कुछ ढलाव जरूर दिखा था, और इसी वजह से जो बात कुछ देर पहले कार्यक्रम की शुरुआत में हमने की थी कि उस जादू पर संघ क्या कोई फैसला लेगा, इसकी चर्चा एक चलने लगी थी। अब जो दूसरी बड़ी बात है वो ये कि अमित शाह पॉलिटिकल गेम चेंजर की अपनी भूमिका में एक बार फिर नजर आए हैं। अमित शाह की भूमिका भी इस चुनाव में नकारी नहीं जा सकती। हरियाणा में बीजेपी ने इतिहास यूं ही नहीं रचा, बल्कि इसके पीछे अमित शाह का एक पुराना फॉर्मूला है जिसने हरियाणा में भी बीजेपी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। बीजेपी 2024 में कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी, इसलिए चुनाव से 7 महीने पहले खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को राज्य की कमान सौंपी गई। यह बात हमने कल भी की थी, और इसीलिए की थी क्योंकि जो सीएम फेस रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला है वो बीजेपी के लिए अभी तक सफल साबित हुआ है। अगर कर्नाटक को छोड़ दें तो उत्तराखंड, त्रिपुरा और बाकी राज्यों में यह फैक्टर बिल्कुल ठीक काम किया, और यह तीर जो बीजेपी ने छोड़ा बिल्कुल सही निशाने पर लगा। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव सैनी के नेतृत्व में लड़ा और जनता के सामने एक नया चेहरा लाकर खड़ा कर दिया। नतीजों से यह भी साफ हुआ कि नायब सिंह सैनी पर जनता ने भरोसा तो जताया ही, और बीजेपी का ये जो फेस रिप्लेसमेंट फॉर्मूला है ये भी सक्सेसफुल हुआ। तीसरी बड़ी चीज ये कि परिवारवाद की पॉलिटिक्स का सफाया होता हुआ यहां पर दिख रहा है। हरियाणा के इस चुनाव में परिवारवाद और पुश्तैनी सियासत को जड़ से साफ होते हुए हम देख रहे हैं। भजनलाल परिवार, बंशीलाल परिवार, सुरजेवाला परिवार, हुड्डा परिवार, इन सब का सियासत में असर फीका पड़ता हुआ हम देख पा रहे हैं। एक और बड़ी बात, जो स्थानीय मुद्दे हैं अब उन पर भी चर्चा शायद उतनी हो नहीं पा रही है। पिछले कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों में हमने स्थानीय मुद्दों को लीक से हटते हुए देखा, और हरियाणा में जब जाट पॉलिटिक्स भी बेअसर होती नजर आई तो इस बात की चर्चा की जानी चाहिए। कांग्रेस हरियाणा चुनाव में बहुत हद तक जाट वोटर्स पर निर्भर थी। पार्टी ने 44 जाट उम्मीदवारों को टिकट भी दिया था, लेकिन कांग्रेस की यह पॉलिटिक्स बेअसर रही। नहीं तो एक वक्त ऐसा भी था जब हरियाणा में लंबे समय तक जाट सीएम सत्ता में रहे थे। तो हरियाणा चुनाव के साइड इफेक्ट्स की जब हम बात करते हैं उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जिक्र ना हो तो शायद बात अधूरी सी रह जाएगी। ये बात इसलिए क्योंकि
अब ये जो चर्चाएं हो रही हैं उनमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जिक्र भी हो रहा है। मध्य प्रदेश का जिक्र इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर पूरी तरह से काबिज है। लोकसभा चुनाव में भी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला, विधानसभा चुनाव में तो हमने देखा ही था, लेकिन इसके साथ में जैसे जैसे सीएम डॉक्टर मोहन यादव हरियाणा चुनाव में सक्रियता दिखाते नजर आए, वो भी एक चर्चा का विषय रहा। और शायद इसीलिए अब जो है राजनीति एक अलग ही दिशा में बह रही है। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संजय राउत के बयान पर करारा जवाब दिया है। बयान क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले सीएम ने क्या कहा वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि हार के डर से शिवसेना के लोग महाराष्ट्र के चुनाव में मतदाताओं को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। जब से हमने लाडली बहना योजना शुरू की है, लगातार हर महीने निश्चित समय पर बहनों को पैसे देने का काम किया गया है। अब इस बयान के पीछे की जो खबर है उस पर भी हम थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। ये दरअसल जुड़ा हुआ है लाडला भाई योजना से, जिसकी घोषणा की गई है महाराष्ट्र में। और इसी पर तंज कसते हुए संजय राउत ने यह भी कहा था कि मध्य प्रदेश में ये जो योजना है, लाडली बहना योजना जो है, वो ठीक से चल नहीं पा रही है। और उसी बयान पर पलटवार जो है अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। सीएम ने कहा कि वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती के अवसर पर एक साथ प्रदेश की हितग्राही लाडलियों के खातों में राशि डाली गई है। कोई ऐसा महीना नहीं रहा जिसमें ये राशि न पहुंची हो। सारे मतदाताओं से उन्होंने कहा कि ऐसे झूठे षड्यंत्रों पर विश्वास न करें। ये नारी सशक्तिकरण की राशि है जिसे हम बंद करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी योजना के तहत बहनों के जीवन में बेहतरी हो। पहले सीएम ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं और फिर इस खबर को थोड़ा सा डिकोड करेंगे। बताया गया कि अभी महाराष्ट्र के शिवसेना के प्रवक्ता ने कहा कि लाडली बहना के खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं और हमने योजना बंद कर दी है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जरा संजय राउत मध्य प्रदेश में आके देखो, 1,29,00,000 बहनों के खाते में कैसे पैसे जा रहे हैं। और जब से योजना हमने लाडली बहना चालू की है, लगातार हर महीने हर निश्चित समय पर सारी की सारी बहनों का, इस वर्ष तो और आनंद की बात रही है, हमने हमारी 500 साल पूर्व की साम्राज्य वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती के अवसर पर एक साथ पूरे प्रदेश के 1,29,00,000 बहनों के खाते में 5-5 हज़ार की राशि डाली। कोई महीना ऐसा नहीं जा रहा जब हम ये राशि नहीं डाल रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से हार के भय से शिवसेना उद्धव की पार्टी के लोग झूठ बात करके महाराष्ट्र के चुनाव में जनता को बरगलाना चाहते हैं, जनता बरगलाएगी नहीं। हमारी इस योजना के भरोसे से निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार बनेगी। और मैं एक बार फिर अपने सारे मतदाताओं से कहना चाहूँगा कि ऐसे झूठे षड्यंत्रों से बाज आना चाहिए। और मैं उम्मीद करूँगा कि लाडली बहनाएं जो इसकी राशि पा रही है वो स्वयं मेरे पास आई है कि हम तो थाने में शिकायत करेंगे कि हमको अपमानित किया, हमसे झूठ बोला गया। तो हमने कहा बिल्कुल आप करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि जब आपकी राशि आपको मिल रही है, नारी सशक्तिकरण की राशि है, जो किसी हालत में कभी हमारी सरकार द्वारा कभी भी इस संबंध में सोच नहीं सकते कि इसको हम बंद करें। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से अपनी बहनों का आभार मानता हूं, जिनके जीवन में ये बड़ा सहारा है, और उम्मीद करेंगे कि ये सहारा के भरोसे उनकी जिंदगी में बेहतरी हो। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे और उन्होंने जैसे बताया कि संजय राउत का बयान क्या था। तो संजय राउत ने महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि लाडली बहना योजना देश के किसी भी हिस्से में सफल ही नहीं हो पाई और ये केवल राजनीतिक खेल बनकर रह गई। इस योजना से अर्थव्यवस्था चरमरा गई। ये योजना अगले महीने से बंद हो जाएगी। संजय राउत ने मध्य प्रदेश का जिक्र किया था अपने बयान में और उन्होंने कहा था कि वित्त विभाग के सचिव ने बताया था कि इस योजना को चलाया नहीं जा सकता। लाडकी बहीण योजनेचे सुद्धा द्यायला पैसे नाही आहेत खरं म्हणजे। बाजूला मध्य प्रदेश आहे, मुख्यमंत्र्यांनी मध्य प्रदेशची माहिती घ्यावी। मध्य प्रदेशमध्ये लाडकी बहीण योजना बंद पडली। तिकडल्या अर्थ खात्याच्या सचिवांनी त्या संदर्भात जो अहवाल दिला तो
ही योजना अशा प्रकारे आपल्याला चालवता येणार नाही राजकीय फायद्यासाठी. महाराष्ट्रात सुद्धा लाडक्या बहीण योजनेचा हप्ता दुसरा किंवा तिसराच मिळेल, चौथा देण्याची ताकद या सरकारमध्ये अजिबात नाही. तिजोरीत पैसे नाही. सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, पोलीस यांचे सुद्धा पगार होणार नाही आहेत. तो डॉक्टर मोहन यादव ने संजय राउत के इसी बयान पर पलटवार किया. हार के डर से शिवसेना यूबीटी के लोग महाराष्ट्र के चुनाव में मतदाताओं को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी को लेकर सीएम ने कहा था कि मैं सारे मतदाताओं से कहना चाहूंगा कि ऐसे झूठे षड्यंत्रों पर विश्वास ना करें. इस योजना को बंद करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं. ये पूरी जो वार पलटवार की स्थिति आप देख रहे हैं, इसमें भी हरियाणा चुनाव का इंपैक्ट है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता. जैसा कि कुछ देर पहले मैं आपको ये बता रहा था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से कितनी मजबूत है, इसका जो उदाहरण है, इसकी जो बानगी है, वो हमने लोकसभा चुनाव में भी देखी, हमने विधानसभा चुनाव में भी देखी. और सीएम जिस तरह से हरियाणा पहुंचे अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार करने के लिए, और जहां जहां चुनाव प्रचार करने पहुंचे वहां पर बीजेपी को अधिकांश जगहों पर सफलता ही मिली. तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यह विपक्षियों के निशाने पर होना लाजमी भी है. और शायद इसीलिए लाडली बहना को लेकर इस तरह का स्टेटमेंट जो है वो संजय राउत की तरफ से आया. इस योजना के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि साल 2023 में मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना लागू की गई थी. इसके तहत मध्य प्रदेश सरकार हर महीने महिलाओं के खाते में अब 1250 रुपए की राशि ट्रांसफर कर रही है. हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने बजट में लाडली बहना योजना का ऐलान किया था, जिसके बाद ये योजना महाराष्ट्र में भी लागू हो गई थी. और अब उसके बाद लाडला भाई योजना की चर्चा भी राजनीतिक हलकों में खूब हो रही है. और अब कुछ और चीजें जो आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणामों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां खुश हैं. खुश इसलिए क्योंकि हरियाणा में बीजेपी के हाथ जीत का सेहरा, बीजेपी के सर पर जीत का सेहरा बंधा, तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को सफलता मिली. बीजेपी हरियाणा की हैट्रिक को लेकर जश्न मना रही है, तो कांग्रेस जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने से उत्साहित है. और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि इन दोनों राज्यों में एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कैंपेन सफल रहा. हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 6 सीटों पर डॉक्टर मोहन यादव प्रचार करने गए थे. इनमें से 5 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है. यानी सीएम मोहन के कैंपेन का सक्सेस रेट 83% रहा. सीएम मोहन यादव ने हरियाणा की 5 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया. सीएम हरियाणा की दादरी, भिवानी, भवानी खेरा, झज्जर और तोसम विधानसभा सीटों पर प्रचार करने गए थे. झज्जर को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जो बाकी 4 सीटें हैं उन सभी पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की. जम्मू कश्मीर की जिस एक सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव गए थे, वहां पर भी जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिली. तो इस तरह से 6 में से 5 सीटों पर बीजेपी उन जगहों पर जीती जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव चुनाव प्रचार के लिए गए थे. और जैसा कि प्रतिशत में हमने आपको यह आंकड़ा बताया, ये होता है तकरीबन 83%. इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हरियाणा में बम्पर जीत का जश्न जलेबी खिलाकर मनाया. मध्य प्रदेश में कैसे इस जीत का जो असर है और कैसे इस जीत ने पार्टी में एक नई जान फूंकी है और पार्टी कैसे उत्साहित है, अब उसकी तस्वीरें या उसकी बानगियां धीरे धीरे देखते जाइए. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर इस दौरान तंज कसते हुए कहा कि भाई जलेबी की फैक्ट्री बना रहा था, हरियाणा की जनता ने नुक्ती बांट दी. कह रहे थे किसान नाराज हैं, किसानों ने वोट दिया, दलित नाराज हैं, दलितों ने वोट दिया, युवा बेरोजगार नाराज, उन्होंने वोट दिया. बताइए भाजपा और पीएम मोदी से कौन नाराज है? यही परिणाम महाराष्ट्र और झारखंड में भी आने की संभावना कैलाश विजयवर्गीय ने जताई. भाई जलेबी की फैक्ट्री बना रहा था, हरियाणा की जनता ने नुक्ती बांट दी उनको. देखिए ऐसा है, बोलते थे किसान नाराज है, किसानों ने वोट दिया, दलित भाई नाराज है, दलित भाइयों ने वोट दिया, युवा नाराज है, बेरोजगार युवाओं ने वोट दिया, महिलाएं नाराज है, महिलाओं ने वोट दिया. बताइए कौन नाराज है भारतीय जनता पार्टी से और मोदी जी से? हरियाणा के चुनाव ने साबित कर दिया और इसको महाराष्ट्र भी रिपीट करेगा और झारखंड भी रिपीट करेगा. तो ये बयान सुनाने के पीछे दरअसल कारण यही था
कि कैसे पार्टी उत्साहित है। जो टेक्निकलिटीज हैं वो हम थोड़ा पहले अभी आपको बता ही रहे थे कि कैसे नेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स जो है वो ऐसे कनेक्ट होती है, लेकिन जब हम प्रदेश की ओर रुख करते हैं, प्रदेश को देखते हैं और प्रदेश में पार्टी कितनी उत्साहित है, उसकी एक बानगी इस बयान से आप समझ सकते हैं। बहरहाल, देश का चुनाव हो या प्रदेश का, जब बात दावे और वादों की आती है तो राजनीतिक नेताओं से बढ़िया बयानबाजी कोई नहीं कर पाता। प्रचार प्रसार के समय जोरों शोरों से कई बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और कई सारे दावे भी किए जाते हैं, पर चुनाव हो जाने के बाद किसी को कुछ याद नहीं रहता। चुनावी गर्मी में नेता बहुत कुछ कहकर निकल जाते हैं और असली सियासत उसके बाद शुरू होती है। ये बात कहने के पीछे का जो कारण है वो है जुड़ता हुआ छत्तीसगढ़ से, क्योंकि जो मैंने अभी कहा कुछ वैसी ही सियासत छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है। हरियाणा चुनाव को लेकर जलेबी की सियासत जारी है। इंदौर में आपने बयान सुना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का, और अब छत्तीसगढ़ चलते हैं, छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं, क्योंकि यहां पर मंत्री केदार कश्यप ने छत्तीसगढ़ के नेताओं पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया। सारे एग्जिट पोलों को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने हरियाणा चुनाव के प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी, बड़े बड़े बयान दिए। इन्हीं बयानों में से एक बयान कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का था। उन्होंने कहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी को केवल 10 से 15 सीटें मिलेंगी और ऐसा हुआ तो मेरा नाम बदल देना। ऐसी ही बयान छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो वो अपनी मूंछें मुंडवा लेंगे। इसी तरह की बयानबाजियां जो हैं अब उन पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के लोग तो बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। कल मैं एक उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता का देख रहा था कि वो अपना नाम बदलने की बात कह रहे थे। नहीं मालूम अब कौन सा नाम रखे हैं, सोशल मीडिया में तो कुछ बाई चल रहा था, तो ठीक है, उनको उस उपनाम की भी बहुत बहुत बधाई। मूछ मुड़ाने की बात हुई थी, बाद में पता चला कि उन्होंने मूछ को छटवाया है, लेकिन आने वाले समय में अब उस जिसके कहते हैं मूछ को ही वहां की क्षेत्र की जनता ने ही काट दिया है, तो अब तो वो मूछ छिपाते भाग रहे हैं, अब वो मूछ दिखाने लायक नहीं रहेंगे। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, अपनी अपनी तैयारी रहती है और भाजपा ने वहां जीता है, लेकिन हम लोग जम्मू कश्मीर भी जीते हैं, तो अभी तो 50-50 है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में हमारी पार्टी और बेहतर काम करेगी। अपने मुख्यमंत्री को जलेबी खिलाए, बाकी को खिलाने की जरूरत नहीं है। तो इन अलग अलग खबरों के जरिए दरअसल हम आपको वो पॉलिटिकल रेंज महसूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हरियाणा चुनाव के वो साइड इफेक्ट्स बताने की कोशिश कर रहे हैं जो इस वक्त खूब चर्चा में हैं। आप देख रहे हैं कैसे कि नेशनल लेवल पर बात हो रही है, फिर स्टेट लेवल पर कैसे बयानबाजियां चल रही हैं। पहले हमने आपको इंदौर की वो तस्वीरें दिखाई, वो बयान सुनाया कैलाश विजयवर्गीय का, और अब छत्तीसगढ़ में किस तरह की बयानबाजी वो भी आप देख रहे हैं। और यही जो राजनीतिक गर्माहट है वो सभी जगह महसूस की जा रही है। एक और जहां मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री पर तंज करते हुए बयान दिया, वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि केवल हरियाणा भाजपा के पास आया है, जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने जीता है, कांग्रेस आगे और बेहतर काम करेगी। पर सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता चुनावी जुमलों का प्रयोग करते हैं, चुनाव हार जाने के बाद उन पर अमल करते हुए नजर नहीं आते हैं। फिलहाल जो एक बड़ी बात है वो यही कि हरियाणा चुनाव के बाद अब जो साइड इफेक्ट्स जिनकी हम बार बार बात कर रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा बयानबाजियां ही चल रही हैं। छत्तीसगढ़ में वो और कितना तूल पकड़ती हैं और भाजपा कांग्रेस को उनके बयानों को लेकर और कब तक कैसे क्या घेरती नजर आएगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह सिलसिला भी चलता रहेगा। और चलिए, बयानबाजी का चूंकि यहां पर जिक्र हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा अब इस बात को और इलैबोरेट करते हैं। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी प्रवक्ता अमित साहू ने कहा कि राहुल गांधी को घमंड हो गया था कि हर जगह सरकार आ रही है। ऐसा ही छत्तीसगढ़ में उन्हें घमंड हुआ था जब उनकी सरकार बनी। एक बार छत्तीसगढ़ की जनता ने बदलने का तय किया था, चलो एक बार कांग्रेस की सरकार को देखा जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने यह देखा कि भय, भ्रष्टाचार और लूट की ये कांग्रेस सरकार थी। ये बयान हालांकि विधानसभा चुनाव से कनेक्ट करते हुए दिया गया था, लेकिन इसे अभी दिए जाने का जो कारण है वो राहुल गांधी से जोड़ने का मतलब यही है कि अब जबकि इस अप्रत्याशित जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्साह में तो है ही, ये उत्साह जो है वो राजनीतिक पलटवार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
देखिए, राहुल गांधी जी को बहुत घमंड हो गया था कि हर जगह उसकी सरकार है, हर जगह उसकी सरकार आ रही है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी उनको घमंड हुआ था जब उनकी सरकार बनी। एक बार तो छत्तीसगढ़ की जनता ने बदलने का तय किया था कि चलो एक बार कांग्रेस सरकार को देखा जाए, मगर छत्तीसगढ़ की जनता ने ये देखा कि भय, भ्रष्टाचार और लूट की सरकार थी कांग्रेस सरकार, इसलिए 2023 में छत्तीसगढ़ से सरकार कांग्रेस की गिरी। अब चूंकि हरियाणा में भी इनको अति शयोक्ति थी, अति उत्साह थी और अति घमंड था इनको कि कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, मगर यहाँ तो कांग्रेस की आपसी लड़ाई है। कांग्रेस की लड़ाई के कारण ये कभी आगे नहीं आ पाएंगे और राहुल गांधी जी को भी घमंड था। आज हरियाणा ने बता दिया कि राहुल गांधी जी घमंड न करे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रति आज भी लोगों का विश्वास है, मोदी जी के प्रति आज भी लोगों का विश्वास है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में तीसरी बार बनी। और चलिए अब एक रिपोर्ट देख लेते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे तो आ ही गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जीत भी गई है। एग्जिट पोल के उलट भाजपा ने ये जीत दर्ज की है। एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन जब नतीजे आए तो हरियाणा में कांग्रेस की करारी हार हुई और इस हार के लिए अब जो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिस व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी को लेकर बयानबाजी हो रही है और अब इसका असर छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी ने एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में लिखा कि घमंड टूटने पर बधाई राहुल गांधी। तो हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद बीजेपी का कांग्रेस पर वार जारी है, जैसा कि अभी हम कुछ देर पहले ही कह रहे थे। लेकिन इस खबर को थोड़ा सा और विस्तार से देखने के लिए पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। हरियाणा इलेक्शन परिणाम पर सियासत, कांग्रेस की हार पर बीजेपी हमलावर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी ने किया पोस्ट, लिखा घमंड टूटने पर बधाई राहुल गांधी। बीजेपी का कांग्रेस पर वार जारी। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी प्रवक्ता अमित साहू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को घमंड हो गया था, हर जगह सरकार आ रही है। ऐसा ही छत्तीसगढ़ में उनको घमंड हुआ था जब उनकी सरकार बनी थी। एक बार छत्तीसगढ़ की जनता ने बदलने का तय कर लिया था कि चलो एक बार कांग्रेस की सरकार को देखा जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने ये देखा कि ये कांग्रेस सरकार भय, भ्रष्टाचार और लूट की सरकार थी। इसीलिए 2023 में कांग्रेस की सरकार गिरी। अब हरियाणा में भी इनको अति उत्साह था और कांग्रेस की आपसी लड़ाई के कारण ये कभी आगे नहीं आ पाएंगे। आज हरियाणा ने बता दिया कि राहुल गांधी घमंड ना करें। भाजपा के प्रति आज भी लोगों को विश्वास है, मोदी के प्रति आज भी विश्वास है, इसीलिए तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है। देखिए, राहुल गांधी जी को बहुत घमंड हो गया था कि हर जगह उसकी सरकार है, हर जगह उसकी सरकार आ रही है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी उनको घमंड हुआ था जब उनकी सरकार बनी। एक बार तो छत्तीसगढ़ की जनता ने बदलने का तय किया था कि चलो एक बार कांग्रेस सरकार को देखा जाए, मगर छत्तीसगढ़ की जनता ने ये देखा कि भय, भ्रष्टाचार और लूट की सरकार थी कांग्रेस सरकार, इसलिए 2023 में छत्तीसगढ़ से सरकार कांग्रेस की गिरी। अब चूंकि हरियाणा में भी इनको अति शयोक्ति थी, अति उत्साह थी और अति घमंड था इनको कि कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, मगर यहाँ तो कांग्रेस की आपसी लड़ाई है। कांग्रेस की लड़ाई के कारण ये कभी आगे नहीं आ पाएंगे और राहुल गांधी जी को भी घमंड था। आज हरियाणा ने बता दिया कि राहुल गांधी जी घमंड न करे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रति आज भी लोगों का विश्वास है, मोदी जी के प्रति आज भी लोगों का विश्वास है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में तीसरी बार बनी। तो इसी पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया का बयान भी सामने आया। हरियाणा चुनाव पर बीजेपी के ट्वीट पर कहा, चुनाव में हार जीत लगी रहती है। बीजेपी ने हरियाणा जीता है, लेकिन कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर जीता है। आने वाले समय में कांग्रेस और बेहतर काम करेगी। आइए सुनाते हैं पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने और क्या कुछ कहा। देखिए, एक कोई चुनाव में हार जीत लगी रहती है, अपनी अपनी तैयारी रहती है और भाजपा ने वहां जीता है, लेकिन हम लोग जम्मू कश्मीर भी जीते हैं, तो अभी तो 50-50 है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में हमारी पार्टी और बेहतर काम करेगी। हरियाणा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने सीटों के साथ ही वोट प्रतिशत का भी रिकॉर्ड बनाया। इस बार चुनाव में पार्टी को 39.94% वोट मिले और हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। देखना होगा कि कांग्रेस की हार पर कितनी सियासत होती है। डेस्क रिपोर्ट, BSTV।
तो हमने पूरी कोशिश की कि हरियाणा चुनाव के जो साइड इफेक्ट्स हैं उनके 360 डिग्री एंगल पर हम बात करें। मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है, नेशनल खबरों के साथ कैसे कनेक्शन बन रहा है, ये सब कुछ अभी आपने देखा। अब हम आपको बताएंगे इंदौर में सफाई के नए तौर के बारे में। तौर तरीका, जी हां, वही तरीका जिसके जरिए जिसे अपनाकर इंदौर बार बार सफाई में देश में नंबर 1 पोजीशन पर बना हुआ है। अब इसी में कुछ और नई चीजें ऐड होने वाली हैं। दरअसल नवरात्र पर्व की अष्टमी और नवमी पर इंदौर में 250 से ज्यादा जगहों पर भंडारे होंगे। नगर निगम ने इस बार इन सभी आयोजनों को जीरो वेस्ट इवेंट बनाने की ठानी है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इन्हें प्लास्टिक फ्री करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि अष्टमी के बाद से दीपावली तक उत्सव होंगे। इंदौर में हर दिन 500 टन गीला और 600 टन सूखा कचरा निकलता है। नवरात्रि में गरबा पंडालों और अन्य कार्यक्रमों के चलते करीब 70 से 80 टन गीला कचरा ज्यादा निकलता है। आयोजकों से उन्होंने अपील की है कि वे पत्तों के बने हुए दोने और पत्तल में ही खाना या प्रसादी वितरण करें। निगम साल में 8 से 10 बड़े इवेंट को जीरो वेस्ट इवेंट बनाता है, यानी जितना कचरा निकलता है उसे वहीं पर प्रोसेस करके खाद बनाई जाती है और इस तरह से ये जो जीरो वेस्ट का फॉर्मूला है वो अप्लाई किया जाता है। इंदौर हमेशा से ही खास रहा है साफ सफाई के मामले में, अपने नवाचारों को लेकर, अपने नए प्रयोगों को लेकर, और अब जबकि नवरात्रि को जीरो वेस्ट इवेंट बनाने की चर्चा हो रही है तो ये कदम भी सराहनीय माना जा रहा है। अष्टमी नवमी के बाद इंदौर शहर में बड़े बड़े भंडारे होते हैं। इंदौर में जनभागीदारी का उत्सव का ये शहर है, तो हम सब से आग्रह किया है कि जितने भी पंडाल हैं वो सारे इवेंट अष्टमी नवमी और भंडारे के ज़ीरो वेस्ट करें। गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग बीन रख के नगर निगम को दें, उसकी प्रोसेसिंग का काम हम करेंगे। तो ये इवेंट जीरो वेस्ट इवेंट कैसे बनेगा? दरअसल इस बार निगम ने कई एनजीओज के माध्यम से विसर्जन के लिए एक एसओपी बनाई है, स्पेशल ऑपरेशन प्रोग्राम जो है वो। गौरतलब है कि पिछले दिनों निगम प्रशासन ने उत्सवों यानी जैसे जन्मदिन हो गए या चल समारोह हो गए, इनके दौरान उपयोग की जाने वाली चमकीली पॉलिथिन्स, जिन्हें हम अंग्रेजी में कन्फेटी बोलते हैं, उन पर भी प्रतिबंध के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा है और इसमें लिखा है कि इसके उल्लंघन पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाए। तो निश्चित तौर पर इस तरह के प्रयोग, इस तरह के नवाचार और साथ में अब नवरात्र जैसे इवेंट को अगर जीरो वेस्ट इवेंट बनाने की कोशिश की जा रही है तो इस बात से तो कोई दो राय नहीं है कि जो बाकी शहर अपने आप को सबसे साफ, सबसे स्वच्छ बनाने की रेस में पाते हैं, उसमें राजधानी भोपाल भी शामिल है, लेकिन उनके लिए कंपटीशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इंदौर पहले ही बहुत साफ है और अगर इस तरह के नवाचार होंगे तो निश्चित तौर पर इंदौर और भी खूबसूरत होगा और ये एक संदेश भी होगा बाकी शहरों के लिए, बाकी जिलों के लिए, बाकी राज्यों के लिए भी कि अगर आप ठान लें तो कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं होता है, भले ही वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, जिन्हें देखकर आप कह सकें कि खबर तो यह है। अपना खूब ख्याल रखिए, मुझे दीजिए आज के लिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ताजा खबरों के लिए बना रहिए BSTV के साथ।